बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। हर साल जब बजट आता है तो एक चीज तो जरूर शुरू हो जाती है और उसका जवाब जो है वो हर साल देना पड़ता है, लेकिन इस चीज को रोक नहीं पा रहे हम पाकिस्तानी, हम मुसलमान, इस खित्ते के रहने वाले लोग। हम उसको रोक नहीं पा रहे, इन लोगों को पहचान नहीं पा रहे, इनका एजेंडा क्या है उसको समझ नहीं पा रहे। थोड़ा टेक्निकली समझें। जब भी बजट आता है तो फौज को बुरा भला कहने वाले सोशल मीडिया पे और मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ एरियाज के अंदर अपने बयानात दागना शुरू कर देते हैं। बड़ी खामोशी के साथ बड़ी बारीक वारदात डालते हैं। मैं इस वारदात का एक हिस्सा आपको याद दिलाता हूं कि मुझे अच्छी तरह याद है, साहब डॉक्टर साहब उस वक्त वजीर खजाना थे पाकिस्तान के, तो उनसे जानबूझकर कुछ सहाफी ये सवाल करते थे और ये बाकायदा कहा जाता था कि आप ये सवाल करें। मैं सहाफियों तो अच्छी तरह जानता हूं, ये हमें बाकायदा रिक्वेस्ट करते हैं कि जनाब आप ये सवाल पूछ लें, ये सवाल पूछ लें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। जिससे अच्छा ताल्लुक होता है इनका सहाफियों के साथ, उसको ये बाकायदा लिख के सवाल दे देते हैं कि आप ये सवाल जरूर हमसे साहब से पूछिएगा, साहब इस पे बात करना चाह रहे हैं। तो इसहाक डार साहब के दौर में 4 या 5 दफा ये सवाल जानबूझकर पूछा गया उनसे कि तालीम और सेहत के बजट का क्या बना, डार साहब आप क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी कि ऑपरेशन ज़रबे अदब पे बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो गए हैं, लिहाजा अभी हम उस पे ऊपर नहीं लगा सकते, तालीम पे और सेहत पे बजट नहीं लगा सकते। तो डार साहब बेसिकली ये कहना चाह रहे थे कि फौज बजट खा गई, लिहाजा तालीम और सेहत के ऊपर हम इस वक्त खर्चा नहीं कर सकते। ये जानबूझकर करते हैं। कभी ये तो नहीं कहा कि वजीर आजम हाउस के अखराजात बहुत ज्यादा बढ़ गए या हम सियासतदानों के अखराजात बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। कभी ये भी नहीं कहा कि इस मुल्क में करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कभी ये भी नहीं कहा कि रिश्वत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कभी ये भी नहीं कहा कि लोग जो है वो कमीशन बहुत ज्यादा खा रहे हैं, इसकी वजह से हमारे बजट मुतासिर हो रहे हैं और उस वजह से हम तालीम और सेहत पे पैसा नहीं खर्च कर पा रहे। हाँ, ये जरूर कहेंगे कि फौजी बजट खा गए, लिहाजा हम पैसे नहीं खर्च कर पा रहे। लेकिन ऑपरेशन ज़रबे अदब ने आपको क्या दिया, जरा याद कर लें आप। ये दुनिया की वो जंग है जो दुनिया का कोई मुल्क नहीं जीता। ये वो गोरिल्ला वार है जो पाकिस्तान को पाकिस्तान के अंदर लड़नी पड़ी। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने ये जंग जीत कर दिखाई है और इसको यूरोप मानता है, अमेरिका मानता है, पूरी दुनिया मानती है कि कोई फौज इतने जबरदस्त तरीके से ऐसी फैली हुई जंग को जो उसके पूरे मुल्क के गली कूचों में थी उसको जीत के नहीं दिखा सकी। लेकिन हमने ये जंग जीती है। इसमें फौज का बड़ा किरदार है, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों का बड़ा किरदार है, पुलिस के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका बड़ा किरदार है, सीटीडी ने बड़ा काम किया और बहुत सारे इदारों ने काम किया। तो हमने ये जंग जीती है मिलजुल कर। लेकिन फौज की टांगे खींचने से और उनको बुरा भला कहने से हम कभी बाज नहीं आए। मैं अभी मौजूदा जो बजट है उसके ऊपर आता हूं, लेकिन पहले आपको एक छोटा सा वाकया सुना देता हूं और ये वाकया तारीख के अंदर दर्ज है। आप इसको निकालें और निकाल के पढ़ें। ये वाकया है 1258 का। हलाकू खान नाम का एक चंगेज खानदान से, एक चंगेज का पोता आप समझ लें, परपोता समझ लें, हलाकू खान नाम का एक बहुत जालिम हुक्मरान है। वो बगदाद पे हमला करना चाहता था और उसने बड़े अरसे तक प्लानिंग की, लेकिन वो बगदाद पे हमला करने से डरता था क्योंकि उसको ये आइडिया था कि ये मुसलमानों की खिलाफत है, यहां अब्बासिया खिलाफत इस वक्त मौजूद है, बगदाद पे हमला करके उसको फतह करना नामुमकिन है। लेकिन इसके बावजूद हलाकू खान के अंदर ये ख्वाहिश मौजूद थी। उस दौर में जो आखिरी हुक्मरान था बगदाद में मुसलमानों का, अब्बासिया खिलाफत का, वो मोतसिम बिल्ला थे। मोतसिम बिल्ला का एक वजीर हुआ करता था उस दौर में, खलीफा का, जिसका नाम था इब्ने अलकमी। इब्ने अलकमी एक ऐसा आदमी था जिसने मोतसिम बिल्ला की आदात को पहचाना। 14 साल तक ये रहा वहां पे मिनिस्टर के तौर पे, एक बड़े अहम वजीर के तौर पे वहां पे रहा। जो खलीफा थे उन्होंने अपने बेटे की बात नहीं सुनी, बड़े करीबी लोगों की बात नहीं सुनी, वो इब्ने अलकमी की बात सुनते थे और खलीफा की लालच बढ़ती जा रही थी, खलीफा का खजाना बढ़ता जा रहा था, खलीफा के हरम में औरतों की तादाद बढ़ती जा रही थी, अय्याशी बढ़ती चली जा रही थी। लेकिन बगदाद की फौज बहुत तगड़ी थी। इब्ने अलकमी ने बड़ी चालाकी के साथ फौज की तनख्वाहें रोकी, उनका बजट कम किया। जब फौजियों ने इस बात की शिकायत की तो अलकमी ने कहा कि लोग पैसा नहीं दे रहे, आप लोगों से बराह रास्त जाके खराज वसूल करें। फौज के पास तो ताकत होती है, उन्होंने लोगों से पैसा छीना झपटी शुरू कर दी बगदाद के अंदर। ये शिकायतें जो है वो खलीफा के पास पहुंची।
मोहतसिम बिल्ला ने जब इससे मशवरा किया तो उसने कहा कि आपके खजाने पे बोझ है इतनी बड़ी फौज, आपको इतनी बड़ी फौज नहीं चाहिए, आप फौज को कम करें, इसका बजट कम करें। तो इब्ने अलकमी की बातों में आकर मोहतसिम बिल्ला 12वीं और 13वीं सदी के दरमियान में मुसलमानों की एक फौज की तादाद कम करते रहे, हथियारों की तादाद कम करते रहे, फौजियों की तादाद कम करते रहे, और जो फौजी उन्हें नागवार गुजरते उनको दूर दराज इलाकों में ले जाकर तैनात कर देते थे। इस तरह से बगदाद की रियासत, मुसलमानों की खिलाफत उस दौर में कमजोर होती चली गई, यहां तक कि इब्ने अलकमी ने पैगाम भिजवाया हलाकू खान को कि मैं आपके साथ हूं और मैं इनको बहुत कमजोर कर चुका हूं, आप आइए हमला कीजिए और बगदाद को फतह कीजिए। हलाकू खान का ख्वाब पूरा हो गया, वो अपने इत्तेहादियों को लेकर निकला और आके उसने बगदाद का घेरा डाल लिया। ये 1958 में गालिबन 29 जनवरी का दिन था जब बगदाद को घेर लिया गया, और 12 दिन के घेरे के बाद 13वें दिन बगैर किसी मुजामत के मोहतसिम बिल्ला की फौज ने हथियार डाल दिए, बादशाह ने सरेंडर कर दिया आगे। और उसके बाद फिर हलाकू खान ने यह हुक्म दिया कि बाहर निकालिए अपने शहरियों को, हुक्म दें। खलीफा ने हुक्म दिया, शहरी बाहर आते गए और कत्ल होते गए, और उन्होंने लाशों के अंबार लगा दिए हलाकू खान ने और उसकी फौज ने। इतनी लाशें थीं कि दरिया का पानी सुर्ख हो गया, खोपड़ियों के मीनार बना दिए उन्होंने। ऐसी इबरतनाक मौत दी मुसलमानों को, और फिर उसके बाद मोहतसिम बिल्ला को कैद कर दिया और उसको भूखा रखा और उसके साथ खेलता रहा हलाकू खान। और जब उसको बहुत ज्यादा भूख लगी तो उसको पेश किए वो हीरे जवाहरात, वो खजाना जो बादशाह के पास मौजूद था कि खाओ इसको। हलाकू खान के ये अल्फाज तारीख में लिखे हैं और ये अल्फाज हमेशा याद रखने होंगे। उसने मोहतसिम बिल्ला को कहा कि तुम इन हीरे जवाहरात को खा के अपने पेट की आग बुझा लो। मोहतसिम बिल्ला ने कहा कि मैं इनको कैसे खा सकता हूं, ये खाना नहीं है। तो फिर उसने कहा इन हीरे जवाहरात को जमा क्यों किया था? इतनी ज्यादा दौलत मैंने तुम्हारे पास यहां पे देखी है कि इस दौलत से दुनिया की सबसे ताकतवर फौज बनाई जा सकती थी, लेकिन तुमने इसको जमा किया, इसको ताकत बनाने में इस्तेमाल नहीं किया। और फिर उसके बाद उसने हुक्म दिया कि इसको ऐसे कत्ल किया जाए कि इसका खून भी जमीन पे ना गिरे। तो फिर उसी इब्ने अलकमी ने खलीफा को कालीन के अंदर लपेट कर ठुड्डों से मरवाया और घोड़ों से रुदवा दिया। इस तरह उसकी हलाकत हुई। और बाद में इब्ने अलकमी के साथ क्या हुआ वो भी मैं आपको बता देता हूं। इब्ने अलकमी को हलाकू खान ने अपने साथियों के साथ मिलकर मुशावरत की और यह कहकर उसको इबरतनाक मौत दे दी कि जो अपनों के लिए गद्दार साबित हुआ वो हमारे लिए कितना खतरनाक साबित होगा इसका अंदाजा किया जा सकता है। और इब्ने अलकमी का अंजाम भी इंतहाई खौफनाक हुआ। तो पैसा जमा करना, पैसा इकट्ठा करना, मालो दौलत हासिल करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ताकत को सेक्रीफाइस कर देना, अपनी फौज को कुर्बान कर देना उसके लिए, यह अक्लमंदी और दानिशमंदी नहीं है जब आप दुश्मनों में घिरे हैं। इस वक्त सिचुएशन को आप देखें, पाकिस्तान की फौज का बजट इंडिया से 5 गुना कम है। 12% इजाफे के ऊपर इतना शोर मचा रहे हैं लोग और इतना जबरदस्त वबीला कर रहे हैं कि जैसे जंग उन्होंने लड़नी है, फौज ने नहीं लड़नी। इंडिया की जो फौज की स्ट्रेंथ है वो चीन से उतनी ही कम है जितनी पाकिस्तान की इंडिया से कम है, लेकिन भारतीय फौज ने पूरी दुनिया में भारत की नाक कटवाई है चाइनीज फौज के सामने बेइज्जती करवा के। जरा सोचिए, कभी आपकी फौज ने आपकी ऐसे नाक कटवाई है? वो लड़ते तो हैं आपके लिए, जान भी देते हैं, जान लेते भी हैं, हर हद तक जाते हैं। जिस तरह वहां पे चपेड़े खा रहे हैं, लेट लेट के मार खा रहे हैं और सरेंडर करते चले जा रहे हैं बगैर गोली चलाए, बगैर लड़े। क्या आप ये तसव्वुर भी कर सकते हैं अपनी फौज के बारे में? आप नहीं कर सकते। भारत की फौज को इस्राइल मदद देता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने हमें बताया कि वो उनके कमांड एंड कंट्रोल रूम के अंदर बैठे हुए थे जब वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहे थे। अमेरिका मदद देता है। दुनिया के और वो ममालिक जो पाकिस्तान के दुश्मन है वो मदद देते हैं। पाकिस्तानी फौज को कौन मदद देता है? तो अमेरिका भी हमारे साथ खड़ा नहीं होगा। दुनिया का कोई और मुल्क भी हमें माली इमदाद नहीं देगा लड़ने के लिए। हमें अपने बलबूते पे लड़ना पड़ेगा। एक फौज है आपके पास आपके तहफ्फुज के लिए।
دیکھیے میں وہ ان فوجی جرنیلوں کی تعریف نہیں کر رہا یا ان کی سائٹ نہیں لے رہا جو پراپرٹی ڈیلنگ کرتے ہیں، جو مارشل لاز لگاتے ہیں، جو سیاہ اور سفید کے مالک بننے کی کوشش کرتے ہیں، جو اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہیں، جو اپنے اختیارات کو پیسہ بنانے کے لیے یا ان کے رشتہ دار پیسہ بنانے کے لیے ان کے اختیارات کو استعمال کرتے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا. میں بھی ان کے اتنا ہی خلاف ہوں جتنا آپ ہیں، لیکن یہ لوگ بہت کم ہیں، آٹے میں نمک بھی نہیں ہے. آپ کی فوج کا اصل چہرہ وہ ہے جو بارڈر پہ کھڑا آپ کے لیے لڑائی کر رہا ہے. ایک فوجی کو اس کی ڈیوٹی کے بدلے میں آپ تنخواہ دیتے ہیں، لیکن اس کے اس فرض کے بدلے میں جو وہ جان کی بازی لگاتا ہے آپ کے لیے، اس کے بدلے میں آپ اس کو عزت دیتے ہیں. کیونکہ جان کی بازی لگانے والے کو آپ تنخواہ نہیں دے سکتے. کوئی بھی اپنی جان اتنی سستی بیچتا نہیں ہے، وہ عزت کے لیے لڑتے ہیں. ہماری سرحدیں جو ہیں ان پہ ہماری انا قائم ہے، اس عزت کے لیے وہ لوگ وہاں پہ موجود ہیں. آج یہ کچھ پیسے بڑھ جانے سے ہمارے یہاں پہ موم بتی مافیا نے شور مچایا ہوا ہے. یہ موم بتی مافیا آپ کو بچانے نہیں جائے گا، یہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے. ہو سکتا ہے ان کو کوئی فارن ٹرپس مل جائیں، ہو سکتا ہے ان کو کوئی دعوتیں مل جائیں، ہو سکتا ہے ان کے اکاؤنٹس پہ تھوڑے سے ڈالرز آ جائے، ان کو کوئی پیسہ مل جائے آپ کی فوج کی برائیاں کرنے، لیکن آپ ان کے چنگل میں نہ پھنسیں پلیز. کم سے کم آپ تو سمجھیے کہ فوج کتنی ضروری ہے. اس بات کو سمجھیے کہ آپ کن حالات سے گزر رہے ہیں. اس وقت چین نے انڈیا کو عالمی سطح پہ رسوا کر دیا. انڈیا کی فوج کے اندر بددلی پھیلی ہوئی ہے. ان کی پولیٹیکل حکومت اس وقت اپنا بدترین دور دیکھ رہی ہے. اس وقت ان کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے پاکستان پہ حملہ کرنے کے علاوہ. اپنے آپ کو ان کی جگہ پہ رکھ کے سوچیں آپ، تو دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے. ان کو آپ کے ساتھ ایک لڑائی کرنی پڑے گی اپنی عزت کی بحالی کے لیے، اپنے پولیٹیکل فائدے کے لیے، اپنے فوج کے اعتماد کی بحالی کے لیے. ان کو آپ کے ساتھ ایک لڑائی کرنی پڑے گی. کیا آپ اس لڑائی کے لیے تیار ہیں؟ آپ بجٹ کا فرق تو دیکھیں. آپ 5 گنا بڑا بجٹ ہے انڈیا کا. فوج کی تعداد کتنی زیادہ ہے، ہتھیاروں کی تعداد کتنی زیادہ ہے. ہم ایمان کے ساتھ لڑتے ہیں، جذبے کے ساتھ لڑتے ہیں، یہ بات سچ ہے، لیکن ایک تیاری تو ہونی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی غربت میں اپنی زندگی گزاری ہے، اور ان کی زندگی کے آخری ایام میں باقاعدہ یہ شواہد موجود ہیں، احادیث موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں تھے، زندگی گزارنے کا بنیادی سامان تک نہیں تھا، لیکن دیوار پہ تلواریں لٹک رہی تھی، ہتھیار تیار تھے مقابلے کے لیے. کیا ہمارے ہتھیار تیار ہیں، یا ہم اپنے ہتھیاروں کو اپنے ہاتھوں سے زنگ لگانا چاہتے ہیں؟ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ اپنے اس فوجی کو جو اس وقت لائن آف کنٹرول پہ کھڑا ہے، دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہا ہے؟ اس کو آپ کیا پیغام دے رہے ہیں کہ تم میرا بجٹ کھا گئے؟ میرے خیال میں اس پروپیگنڈا کو اب بند ہونا چاہیے. پیسہ کاٹنا ہے تو وہاں سے کاٹیے جہاں سے آپ کاٹ سکتے ہیں، لیکن پیٹ کاٹ کے بھی اس فوج کو بچائیں گے. اور میں اس کا دفاع کروں گا، جو مرضی کہیں آپ. میں اپنی فوج کا دفاع کروں گا کیونکہ وہ میرا دفاع کرتی ہے، میرے بچوں کا دفاع کرتی ہے، میرے ملک کا دفاع کرتی ہے. میں اس کا دفاع کروں گا، کسی بھی حد تک جاؤں گا. کسی کو یہ اجازت نہیں دوں گا کہ وہ باہر سے فنڈ لے کے اور میری فوج کو گالی دے، یا ان کے خلاف پروپیگنڈا کرے، یا غداروں والا رول پلے کرے. ابن القمی کا انجام آپ سب کو میں نے ابھی بتایا تھوڑی دیر پہلے. ہلاکو خان نے جو پیغام دیا تھا 1258 میں، وہ ہمیں آج دوبارہ دہرانا پڑے گا، اس کو یاد رکھنا پڑے گا. ہتھیار، انصاف. فوجی طاقت آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ دنیا آپ کے اوپر حملہ نہ کرے، آپ کی خود مختاری کو نہ چھین لے. اسی طرح سے ریاست کے اندر انصاف بہت ضروری ہے تاکہ ریاست ہمیشہ اپنے پاؤں پہ کھڑی رہے. ان دو چیزوں کے بغیر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. انصاف تو یہاں ملتا نہیں ہے، لے دے کے آپ کے پاس ایک فوجی طاقت ہے، اس کو بھی آپ گوانے پہ تلیں. جانے انجانے میں بے شمار لوگ جو ہیں وہ بلا وجہ ان ٹویٹس کو، سوشل میڈیا پہ آنے والے اس پروپیگنڈا کو ری ٹویٹ کرتے رہتے ہیں، اس کو شیئر کرتے رہتے ہیں دوستوں کے ساتھ، مختلف گروپس کے اندر ڈالتے رہتے ہیں. کس کا فائدہ کر رہے ہیں آپ؟ میرا نہیں خیال کہ آپ پاکستان کا فائدہ کر رہے ہیں. اور کس فوج کے خلاف آپ کر رہے ہیں؟ آپ کی اپنی فوج ہے. سیلاب آ جائے آپ کو فوج یاد آتی ہے، زلزلہ آ جائے آپ کو فوج یاد آتی ہے، گورننس خراب ہو جائے آپ کو فوج یاد آتی ہے.
इंतखाबात हो जाए आपको फौज याद आती है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ज्यादा खराब हो जाए आपको फौज याद आती है, अंदर के हालात खराब हो मुल्क के फौज याद आती है, बाहर से हालात खराब हो आपको फौज याद आती है। कोई इंक्वायरी तक तो आप कर नहीं सकते बगैर फौज की मदद के। इंसाफ की अदम फरामी पे भी लोग अब फौज को हवाले देते हैं कि मेरी अपील है जनरल फलां से, जनरल बाजवा साहब से, जनरल राहील साहब से कि हमें इंसाफ दिया जाए। लोग लिखते हैं, मैं लोग जो कहते हैं वो कह रहा हूं। तो अनफॉर्चुनेटली हम अंधी तकलीद करते हैं उस प्रोपेगेंडा की जो हमारे ऊपर थोप दिया जाता है कि 80% बजट, आपका जो टोटल बजट है 7.14 ट्रिलियन, उसमें से 1.3 ट्रिलियन आपका फौज का बजट। उतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन आप खतरा देखें कितना बड़ा है। उधर फेंस बना रहे हैं अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, ईरान की तरफ से खतरा, अफगानिस्तान की तरफ से खतरा, इंडिया की तरफ से एक लगातार खतरा, लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल आपके सामने है। और अब जब इंडिया को मार पड़ी है, बहुत सारी चीजें हमने संभाल ली हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अफगानिस्तान के साथ मामला ठीक हो रहा है, वहां तालिबान जो है वो अब एंगेज किए जा रहे हैं, पाकिस्तान को उसका फायदा हो रहा है। ईरान के साथ हमारे हालात काफी बेहतर हुए हैं। कलभूषण की गिरफ्तारी के बाद बहुत ज्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा अब दोनों तरफ से किया जा रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे आंखों में आंखें डाल के खड़े हैं। अब चीन ने जो इंडिया के साथ किया है उस पे चीन पाकिस्तान की तरफ बढ़ेगा, तो क्या हम हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे? नहीं, हम उसको ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हम वो नहीं होने देंगे पाकिस्तानियों के साथ जो इंडियंस के साथ इंडियन फौज ने वहां पे करवाया लद्दाख में। तो ये सिचुएशन है, इस प्रोपेगेंडा का हिस्सा ना बने, मेरी आपसे गुजारिश है। और इस प्रोपेगेंडा से बचें, क्योंकि आपके दिफा की ताकत खत्म हो गई तो सच्चे आप खत्म हो गए। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।